सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को नहीं देखा है सो डेफिनेटली जा करके चैनल पे विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तो सबसे पहले तो यार 828 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 900 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। तो इससे आपको जो है नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं एंड ये जो वीडियो है मतलब ये वीडियो जो है बेसिकली कमेंट रिक्वेस्ट पे है। अब कमेंट रिक्वेस्ट क्या होता है? तो अगर आपको कोई भी स्टॉक पे डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो कि यार मेरा ये स्टॉक है। आप स्टॉक का नाम लिख सकते हो, देन उसके बाद आप लिख सकते हो कि इस स्टॉक के बारे में मुझे ये जानना है, ये मेरा डाउट है। इस तरह से लिख सकते हो, फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप कमेंट कर रहे हो तो यार प्लीज़ आप स्टॉक मान लो एक्स वाई जेड स्टॉक है, ठीक है? तो एक्स वाई जेड स्टॉक के आगे पीछे कुछ लिखो। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कमेंट करते हैं, तो यार वो मत करो। आगे पीछे कुछ लिखो कि यार मुझे इसके बारे में ये चीज़ जानना है। अगर आपको फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी लिखो। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स। तो इनको आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के फंडामेंटल्स के बारे में जानना है और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर पाएंगे। तो जो बातें होंगी वो टू द पॉइंट बातें होंगी, जिससे आपको भी कम टाइम में पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा एंड मैं भी कम टाइम में आपको बेहतर समझा पाऊंगा। तो जो भी है आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं हमारे टॉपिक पे। आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स मार्केट कैप आप इसका देख सकते हो, 593 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लगभग 600 करोड़ का मार्केट कैप है। और माइक्रो कैप कंपनी है, आपको पता चल ही गया होगा। और माइक्रो कैप कंपनी का मतलब रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप समझो, आप सीधा ये समझ करके चलो कि ये जो है स्टॉक ज़ीरो तक जा सकता है। इतना ज़्यादा रिस्क है इसमें, आप यही समझ करके चलो। और आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है, जैसे मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले चलेंगे क्वार्टर्स पे जो करंट इसका रिजल्ट आया हुआ है फिनेंशियल ईयर सॉरी जून 23 का जो नंबर आया हुआ है क्वार्टर 1 का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्स आप देख सकते हो 245 से 190 सेल्स डिक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ पे आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। एंड मार्जिन अगर आप देखोगे, मार्जिन के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, इसको स्टार्ट करके रखते हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो लगभग अभी 1 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो यस, यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स एंड सेल्स दोनों ही बहुत गिरे हैं। बट यहाँ पे सेल्स फिर भी एक हद तक गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो लगभग जीरो तक जा चुका है, मैं यही कहूँगा। और मैंने जो स्टार किया था मार्जिन, तो इसका मार्जिन का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो कितने परसेंट का मार्जिन है, लगभग 17% का मार्जिन है। यहाँ पे लगभग जो है मार्जिन 0.7 मतलब 1% से भी कम का मार्जिन हो गया। यहाँ पे मार्जिन -20 है, यहाँ पे मार्जिन 2% का है, यहाँ पे मार्जिन 12% का है, यहाँ पे 32% का, यहाँ पे 42% का, यहाँ पे 40% का, यहाँ पे 35% का, यहाँ पे 27% का है, यहाँ पे 11% का, यहाँ पे 3% का है। मतलब मार्जिन आप कह सकते हो -20% से लेकर के, ठीक है, -20% टू कितना था, 42%, ठीक है, 42%। इतना मार्जिन जो है फ्लक्चुएट करता है, कभी -20 जाता है सॉरी, कभी -20 जाता है, तो कभी प्लस में 2-3% आ जाता है, कभी प्लस में 16-20% जाता है, कभी 32%, कभी 42%। तो इतना ज़्यादा जो मार्जिन का फ्लक्चुएशन है, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और इसी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट पहले ही हो चुका हूँ। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर मैं पूरा आपको बताऊं 2012 से लेकर के 23 तक, तो यहाँ पे देखो 12, 5, -6, -21, -3, 4, 13, 16, 7, 24, 32, 5, 1, तो -1। तो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा देख करके यही समझ में आएगा कि मार्जिन जो है इसका बहुत फ्लक्चुएटिंग है, बहुत हद से ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। और सिंपल बात है यार, मार्जिन क्या डिसाइड करता है? प्रॉफिट। मार्जिन जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, रेवेन्यू भी डिसाइड करता है प्रॉफिट। रेवेन्यू जितना ग्रो करेगा और अगर मार्जिन सेम रहा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ अगर आप देखोगे तो दोनों ही चीज़ जो है, मार्जिन मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग से बात करते हैं, बहुत सिंपल बात करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो सेल्स, मैंने क्या कहा, सेल्स अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2012 में कितना का सेल्स था, 597, लगभग 600 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 600 करोड़ का सेल्स था। और उसके बाद क्या हुआ देखो, 550, 250, 150, फिर 350 के आसपास, फिर 325, फिर 500,
फिर 650 के आसपास 450, फिर यहाँ पे 550, फिर 950, 650, फिर 625, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये जो है 600 के ही ऊपर नीचे, कभी जो है बहुत नीचे जाता है, जैसे कभी कभी 150 तक चला जाता है 140, कभी कभी बहुत ऊपर जाता है जैसे 965। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग है, जो कि इनकंसिस्टेंट है, ऑब्वियस सा बात है। उसके साथ यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप 2012 में देखोगे तो भी वो 600 के पास था, एंड अगर अभी आप 2023 में देखोगे फिर भी वो लगभग 600 के ही नंबर में, मतलब हाँ 683 इज अप्रोक्सीमेटली 700, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो वो 600 के ही आसपास घूम रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो यही चीज है, पहली बात मुझे ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, बीच में सिर्फ एक नंबर जो है वो 965 आया था बस, और उसके बाद सारे नंबर्स जो है वो 600, 400, 500, बस इतने ही है। और ये जो है बहुत लंबा टाइम है, अगर आप देखोगे तो लगभग 12 साल का टाइम है। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि कंपनी बहुत इनकंसिस्टेंट है, प्लस ग्रोथ बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है। सेकंड चीज मैंने क्या कहा था, मार्जिन, अगर मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज होता है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो मार्जिन देखो क्या है, मार्जिन कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस फिर माइनस फिर 13, फिर मतलब प्लस माइनस भी ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस चल रहा है। कभी कभी 109 करोड़ का प्रॉफिट आता है, कभी 32 का आता है, फिर कभी 137, 309, 35, -5, फिर यहाँ पे पहले देखोगे तो 66, 13, -11। तो प्रॉफिट्स भी काफी इनकंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, जो ऊपर नीचे इतना वॉलेटिलिटी है, ये आपको और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैं हमेशा मतलब यही स्टॉक प्रेफर करता हूँ, मैं खुद वो स्टॉक में जाना पसंद करूंगा जो एक कंसिस्टेंट तरह से ऊपर जाए। मैं ग्रोथ थोड़ा कम ही चाहूंगा। ठीक है यार, ग्रोथ अगर मुझे 30% का ग्रोथ नहीं मिल पा रहा, मुझे 25% का ही मिल पा रहा है, बट कंसिस्टेंसी है, तो मैं वहीं जाऊंगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो ऊपर तो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है मैंने आपको बता दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी कभी 100 करोड़, कभी -20, 25 करोड़, 40 करोड़, ऐसे करके। बाकी नंबर्स अगर आप अब मैंने तो आपको नंबर्स दिखाई दिया, परसेंटेजेस भी देख लो आप। 10 साल का 2%, 5 साल का 6%, 3 साल का 14%, टीटीएम का -35%, तो आप देख करके समझ ही सकते हो। ठीक है, 2-6%, तो ये तो 2-5-6%, ये कोई परसेंटेज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये तो ग्रोथ कहते ही नहीं है इसको। बाकी 3 साल का जो है वो 14% है, विच इज बिलो एवरेज, मतलब फिर भी यार 6% से अच्छा है, लेकिन फिर भी एज यूजुअल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सेल्स ग्रोथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रॉफिट ग्रोथ का तो कुछ प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 16%, -15, 14, -104। ठीक है, मतलब कभी कभी नेगेटिव चली जाती है तो माइनस में आ जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट, 200 भी क्या कहूँ, 225 करोड़ का प्रॉफिट घट करके 20 करोड़ पे आ चुका है। तो इतनी कंसिस्टेंसी तो मैं बियर नहीं कर सकता। तो मुझे प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं दिखा। देखने वाली क्या बात है यार, आप देखो 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2012 में, 2023 में हो गया है आपका 20 करोड़। तो आप समझ ही सकते हो। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में हम बातचीत ही नहीं करते हैं। आरओई की बात करें तो आरओई फिर भी ठीक है, 10 साल का 15% इज लो, 5 साल का 26%, 3 साल का 28% इज गुड, वेरी गुड एक्चुअली। 3 साल का 28% बहुत अच्छा है, और 5 साल का भी 26% अच्छा है, बट लास्ट ईयर का 4% है, जो कि फिर से खराब हो गया। तो अगर आप मुझसे बोलोगे मुझे सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं लगा, आरओई मैं फिर भी एक बार को ओके कह दूंगा आरओई को, बट ओवरऑल मैंने बता ही दिया है ना। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट कम देखो यार, बैलेंस शीट नॉर्मली कंपनीज की अच्छी ही होती है, मतलब बहुत ऐसी कम कंपनीज होती है जिसकी बैलेंस शीट में आपको गड़बड़ देखने मिलेगा। रिजर्व देख सकते हो 420 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग्स की बात करें तो लीज लाइबिलिटीज है, बोरिंग्स बिल्कुल जीरो है, 8 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है बस। ठीक है, बाकी बोरिंग जीरो है, तो लगभग आप इसे जीरो डेट कंपनी ही कह सकते हो। हाँ, 8 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है बस, तो लगभग जीरो डेट कंपनी है। CWIP के नाम पे कुछ नहीं होता है, कभी कभार 1-2 करोड़ आ जाता है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुझे एक और बहुत नेगेटिव पॉइंट दिखा, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग इज 45%। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि जब भी आप माइक्रो कैप्स में जाओ तो आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें आपको मैक्स टू मैक्स प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग चाहिए। 70% के अबव तो मैं तो मांगता ही हूँ, मतलब मुझे 70 के ऊपर चाहिए ही। और आप देख लो ये माइक्रो कैप कंपनी है और इसका शेयर होल्डिंग 45% बस प्रमोटर के पास है, और बाकी पब्लिक के पास है 54%। ठीक है, और पब्लिक में भी अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत ही कम जो है यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स देखने मिल जाएंगे, HNIs। जैसे यहाँ पे 4.5, मतलब 4.5 हो गया, और यहाँ पे मैं 1.5 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 6, और 6, 2, 7, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 7% यहाँ पे जो है
पब्लिक के रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है, बाकी सब रिटेल इन्वेस्टर के पास है। 7% जो है एच के पास है। 7 माइनस करो, यहाँ पे हो जाता है 47%। तो 47% जो है वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप मुझसे पूछोगे यार फंडामेंटल्स आपने बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट फटाफट बता दो, तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक नेगेटिव पॉइंट दूंगा। इसके साथ मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को नेगेटिव पॉइंट दूंगा, प्रॉफिट ग्रोथ को नेगेटिव पॉइंट दूंगा, आरओई को मैं ओके कहूंगा, इसको मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा, बट फिर भी मैं ओके कह दूंगा। लेकिन हाँ, ग्रोथ मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है, ग्रोथ पूरा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि मैं नेगेटिव मार्किंग दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। बाकी मुझे इसमें कुछ भी खास अच्छा नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो मुझे अट्रैक्ट करे, बोले यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। बाकी मैं सबसे पहले तो सबसे पहले नहीं, एट द एंड में ये बताना चाहूँगा कि वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूँ। ये मेरा व्यू पॉइंट है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आपका व्यू पॉइंट ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है, और आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइंग सेलिंग का कोई क्वालिटी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। तो एंड करते यार यहीं पे वीडियो को। अब आपको लगभग समझ में आ चुका होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि मुझे कैसा लगता है क्या नहीं लगता, मैंने बता दिया। चलो बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।